मॉर्निंग। आज का प्रश्न है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अपने पास हिंदी में अभिक्रियाएं दी हुई है, अपने को इसमें इंग्लिश में बदलना है, फिर इनको क्या करना है, संतुलित भी करना है। तो सबसे पहली समीकरण है कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड। तो पहले तो सूत्र बना लो। कैल्शियम के लिए क्या लगाते हो, बोले जी Ca, और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लगाते हो, OH। OH पर आवेश होता है माइनस का 1, कैल्शियम पर आवेश होता है प्लस का 2। जब दोनों तरफ आवेश अलग अलग हो तो एक दूसरे के कहाँ जाएंगे, पैरों में। तो सबसे पहले क्या है Ca, और Ca के नीचे कौन आ रहा है, 1। Ca के नीचे कौन आ रहा है, 1। लगाओ चाहे ना लगाओ। फिर है OH। OH जो है वो बहुपरमाणुक आयन होता है, इसलिए ब्रैकेट लग के क्या जाएगा नीचे 2। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड। और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता ही है CO2 होता है। इन दोनों की क्रिया हो रही है। अपने को आगे उत्पाद बना के दे रखा है, वैसे का वैसा करना है। क्या दिया है, कैल्शियम है कार्बोनेट। कैल्शियम का लगता है Ca, कैल्शियम का क्या लगता है Ca, और कार्बोनेट का लगता है CO3। और अगर इनको यौगिक बनाने का तो Ca पे +2 होता है और कार्बोनेट में -2 होता है, 2 से 2 कट जाता है, इसलिए CO3 बनता है, CaCO3 प्लस में। और साथ में क्या है, जल। जल का सूत्र है H2O। ये तो होगी आपकी समीकरण। इसको करना है संतुलित। देखो Ca यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई बात नहीं। लेकिन O यहाँ पर 2 तो ये रहे, और 2 ये रहे 4, और O यहाँ पर 3 ये रहे, और 1 ये रहा 4। C यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ये देखो CO3, ये C का मतलब 3 नहीं है, सिर्फ O के नीचे है, तो इसलिए ये O3 है। तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है। H भी 2 है यहाँ पे, और इधर भी H2 है। तो पहली समीकरण हो चुकी है। दूसरी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। देखो जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, देखो सिल्वर का होता है Ag, और नाइट्रेट का होता है NO3। NO3 पर चार्ज होता है माइनस का 1, सिल्वर पर होता है प्लस का 1। दोनों तरफ सेम सेम है, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बन गया, AgNO3। तो AgNO3 ये था सिल्वर नाइट्रेट। आगे अपने को क्या बना के दिया है, जिंक नाइट्रेट। देखो जिंक नाइट्रेट कैसे बनता है, Zn पर होता है प्लस का 2, और नाइट्रेट पर होता है माइनस का 1। ये 1 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, तो क्या बनाओगे, Zn के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, लेकिन फिर कौन है, NO3। NO3 के नीचे कौन जाएगा, 2, और ये बहुपरमाणुक आयन है तो क्या लग जाएगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट लग के 2 लगाया जाता है, तो NO3 की होल 2। ये हो गया जिंक नाइट्रेट का सूत्र। प्लस में क्या निकल रहा है साथ में, सिल्वर, यानी Ag क्या हो जाएगा, बोले जी अलग हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर दो। अब करना है संतुलित। Zn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ तक बात सही है। अब देखो ये क्या लगा है, NO3, इस पूरे के ब्रैकेट लग के 2 लगा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर NO3 2 हैं, यहाँ पर NO3 कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि ये NO3 पूरे के ब्रैकेट लग के नीचे 2 लगा है। तो NO3 कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, इसलिए इसके आगे मैं 2 लगा दूं, तो ये 2 NO3 हो गए, लेकिन 2 Ag भी हो गए, इसलिए Ag के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित है। तो हमने 2 समीकरणें कर ली, A और B। A और B हो चुकी है। अब रहती है C और D। इस C और D को मैं ऊपर यहां पर कर रहा हूं, इस A और B को मिटा के। तो ध्यान दें, इस C और D में अपने को क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसके अनुसार ही करेंगे। दिया क्या है, एल्यूमिनियम, ओके कोई बात नहीं, तो एल्यूमिनियम। उसके बाद में क्या दिया है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर का प्रतीक Cu, क्लोराइड का Cl। Cl पे -1 होता है, Cu पे +2 होता है, दोनों तरफ अलग अलग हैं तो एक दूसरे के पैरों में जाएंगे। ये Cu करेगा भी, तो Cl के नीचे कौन जाएगा, 2 जाएगा, तो CuCl2, CuCl2, ये क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड। आगे अपने को क्या बना के दिया है, बोले जी एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का Al होता है, क्लोराइड का Cl होता है, Cl पे -1 होता है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, 3 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो Al 1 लगाओ या ना लगाओ, लेकिन Cl के नीचे कौन जा रहा है, 3, तो AlCl3 क्या बन गया, AlCl3। प्लस में कौन है, Cu, बोले जी कॉपर तो अलग है। देखो भाई यहाँ पर Al 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर Cu 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर Cl 3 है और यहाँ पर Cl 2 है। और मैंने पहले बताया था, जब एक तरफ Cl 2 हो और एक तरफ Cl 3 हो, तो जिधर Cl 2 है उसके आगे 3 लगा दो, जिधर Cl 3 है उसके आगे 2 लगा दो। तो यहाँ पर Cl तो 3 है, इसके आगे 2 लगा दो, और यहाँ पर Cl 2 है, इसके आगे 3 लगा दो। अब देखो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 Al हो चुके हैं, यहाँ पर भी Al के आगे 2 लगा दो, 3 Cu भी हो चुके हैं, यहाँ पर भी Cu के आगे 3 लगा दो। ये लो, अब पूरे तरीके से संतुलित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब है चौथी समीकरण, बैरियम क्लोराइड। बैरियम के लिए Ba लगता है, क्लोराइड के लिए Cl लगता है, और क्लोराइड पर होता है -1, Ba पे होता है +2, 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो क्या बनेगा, Ba 1 लगाओ ना लगाओ, लेकिन Cl के नीचे कौन जा रहा है, 2, तो BaCl2। फिर है प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का होता है K, सल्फेट का होता है SO4। SO4 पर चार्ज होता है -2, K पर चार्ज होता है +1, 1 इसके नीचे 2 इसके नीचे, क्या बनेगा,
K2SO4, K2SO4, K2SO4 क्या बना के दिया आपको आगे, बेरियम सल्फेट। बेरियम के लिए लगता है Ba, सल्फेट के लिए लगता है SO4, SO4 पर -2 होते हैं, Ba पे +2 होता है, दोनों तरफ सेम सेम है तो कट जाएंगे वैसे ही, तो ये सूत्र बनेगा BaSO4। आगे क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का लगता है K, क्लोराइड का लगता है Cl, Cl पे -1 होता है, K पे +1 होता है, सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए क्या बन गया, KCl। संतुलित करना है, Ba 1 है, बोले इधर Ba 1 है, Cl 2 है, उधर तो 1 है, 2 लगा दो, 2 Cl हो चुके हैं लेकिन 2 K भी हो चुके हैं, और इधर K पहले से ही 2 है, SO4 पूरा 1 पड़ा है और SO4 इधर भी पूरा 1 पड़ा है। तो ये आपका प्रश्न था, समीकरण अपने हल कर ली है और उनको संतुलित भी कर लिया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखो प्रश्न में क्या दिया, सिल्वर के शोधन में, शोधन का मतलब होता है इसको शुद्ध करना या निकालना। देखो सिल्वर का शोधन करना है और कहां से निकालना है इसको, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से निकालना है। चलो ठीक है, यानी सिल्वर को शुद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्राप्त करेंगे सिल्वर, कॉपर धातु को काम में लेंगे क्योंकि कॉपर धातु सिल्वर का क्या करेगी, विस्थापन करेगी। चलो ठीक है, विस्थापन करेगी, इसके लिए प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखो। चलो लिखेंगे, इसने कहा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन, तो सिल्वर के लिए लगता है Ag और नाइट्रेट के लिए लगता है NO3। NO3 पर चार्ज होता है -1, Ag पर चार्ज होता है +1, एक से एक कट जाता है, इसलिए क्या यौगिक बनता है, सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है भाई, ठीक है ना, AgNO3। इसमें से आपको Ag निकालना है, इस विलयन में से क्या निकालना है, Ag निकालना है, और Ag निकालने के लिए साथ में कौन सी धातु काम में लेंगे, कॉपर धातु। कौन सी धातु भाई, बोले जी कॉपर धातु। ये कॉपर धातु काम में क्यों लेंगे, क्योंकि AgNO3 में एक प्लस और एक माइनस है, और ये किसका है, Cu+ का है। देखो जो कॉपर धातु है ना, वो इस सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील होती है, कॉपर धातु सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए ये कॉपर क्या करेगी, इस Cu को इसके यौगिक से हटा देगी। हटा देगी तो भाई Ag क्या हो जाएगा, इस Cu को इस Ag हटा देगी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगी अलग, अपने को Ag चाहिए था, अलग हो गई। अब ये Cu जो है इस NO3 के साथ यौगिक बनाएगा, क्योंकि प्लस वाले को तो निकाल दिया, Cu NO3 के साथ यौगिक बनाएगा, और जब NO3 के साथ यौगिक बनाएगा तो क्या बनता है, Cu और NO3। देखो भाई NO3 पर होता है -1, Cu पर होता है +2, एक इसके नीचे 2 इसके नीचे, तो Cu के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, लेकिन NO3 के नीचे आपको पता है 2 जा रहा है, जब 2 जा रहा है तो ये बहुपरमाणुक आयन है, क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, तो क्या बन गया, CuNO3 यानी कॉपर नाइट्रेट। बोले जी यहाँ तक तो ठीक है, अब संतुलित कर दो, करो भाई। Ag 1 है, बोले जी यहाँ पर भी तो एक ही है, NO3 यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर NO3 के नीचे 2 लगा है, पूरे के नीचे 2 लगा है, इसलिए 2 NO3 हैं। बोले यहाँ पर कितने लगा दूं जी, 2 लगाओ, 2 NO3 हो चुके हैं, लेकिन 2 Ag भी हो चुके हैं, और इधर Ag 1 है तो इधर 2 लगा दो। अब ये अभिक्रिया पूरे तरीके से संतुलित है, Cu 1 है, Cu भी 1 है। तो ये आपका प्रश्न था, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखो अवक्षेपण क्या होता है, कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप क्या होता है, कि जब कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के बाद में अगर कोई अघुलनशील पदार्थ बन जाए जो घुलाई नहीं है विलयन के अंदर, उसे क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। और जिस क्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, बस इतना लिखना है, आगे ये नहीं लिखूंगा, उससे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, आपको पता ही है भाई, अवक्षेप का निर्माण होता है।
उसे क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। चलो ठीक है। अब इसका उदाहरण है एक, जब क्या करते हैं कि सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब दो यौगिक आपस में क्रिया करते हैं तो अवक्षेप बनता है श्वेत रंग का, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बने उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्रिया करेंगे तो आगे क्या बनेगा? Na है वो इसके माइनस वाले से क्रिया करेगा Cl से, तो NaCl प्लस Ba है इस सल्फेट से क्रिया करेगा BaSO4। ये श्वेत रंग का अवक्षेप है, श्वेत रंग का अवक्षेप। कौन सा, क्या नाम है? बोले जी बेरियम सल्फेट। संतुलित कर दो, Na यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 लगा दो। अब 2 Na हो चुके हैं, 2 Cl भी हो चुके हैं, यहाँ पर Cl 2 हैं, तो अभिक्रिया पूरे तरीके से संतुलित है। ठीक है। हाँ, तो प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व कौन से रंग का है? भूरे रंग का है। गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। रंग चेंज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वो काले रंग का हो जाएगा जी। ठीक है। उस तत्व X का नाम बताओ, यानी जो भूरा रंग है वो कौन सा तत्व है? उस तत्व का पहले तो नाम बताओ, और जब वो यौगिक बना के काला हो जाएगा तब उस काले रंग के यौगिक का नाम भी बताओ। चलो ठीक है, पहले तो हमको ये अभिक्रिया करनी पड़ेगी। इसका उत्तर हम देखते हैं। ठीक है, भूरे रंग का चमकदार तत्व, देखो भूरे रंग का है, चमकदार तत्व है, और जो तत्व चमकदार होते हैं जिनमें चमक पाई जाती है सामान्यतः वे धातु कहलाते हैं। और ये भूरे रंग की कौन सी धातु है जो चमकदार है? कॉपर। कॉपर नाम सुना होगा आपने, Cu, ये है कॉपर। ये कॉपर जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, वायु यानी O2, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। Cu को निकालो। चलो ठीक है, एक O को निकालो, निकाल लिया। O पर -2, Cu पर +2, दोनों तरफ सेम सेम है, क्या हो गए? कट गए। क्या बन गया? CuO। इस CuO का नाम है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और यही है वो काले रंग का यौगिक। तो अब आपको यह बताना है क्या इस तत्व X का नाम, तो आपको लिखना है तत्व X का नाम कौन है भाई? बोले जी Cu यानी कॉपर। फिर है उस काले रंग के यौगिक का नाम, तो काले रंग का यौगिक क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो ये था भी प्रश्न, और ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संतुलित कर लेना अभी इसको। Cu 1 है, Cu इधर 1 है, O 2 है, इधर 1 है, तो 2 लगा दो रे। 2 O भी हो गए हैं और 2 Cu भी हो चुके हैं। Cu फिर इधर 1 है, 2 लगा दो। अब ये पूरे तरीके से संतुलित है। प्रश्न है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती है। मतलब जब हम पदार्थों को ऊर्जा देंगे तो वो टूट जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे। 3 उदाहरण लिखने हैं, ऊष्मा का, प्रकाश का, विद्युत का। पहले है ऊष्मा वाला। ऊष्मीय प्रकाश का हम पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ा था CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया था? तापन, यानी इसको हमने क्या दे दी थी? ऊष्मा। क्या दे दी थी? ऊष्मा, यानी ताप दे दिया था। जब हम इसको ताप देंगे तो CaO अलग हो रहा था। कैसे? ध्यान दें, Ca 1 है, C के साथ में O 3 है, इस O पे -2 होता है, Ca पे +2 होता है, 2 से 2 कट गए, CaO निकल जाएंगे, तो CaO निकल गए, क्या बच गया जी? CO2 बच गया। तो ये तो था ऊष्मीय वियोजन। चलो ठीक है। दूसरा है प्रकाश वियोजन। आपको पता है हमने AgBr
बार अभिक्रिया पढ़ी थी सिल्वर ब्रोमाइड, और ये क्या कर रही थी, सूर्य का प्रकाश ले रही थी, सनलाइट। ये सूर्य का प्रकाश लेके क्या हो रही भी, टूट गई, वियोजित हो गई। तो Ag अलग हो गया और Br2 अलग हो गया। तो Ag अलग हो गया था और Br2 अलग हो गया था। ठीक है। तीसरा है विद्युत। विद्युत का मैंने बताया था कि जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा छोड़ते हैं तो वो टूट जाता है। और ये मैंने इसका एक उदाहरण दिया था, H2O जो जल होता है, क्या छोड़ दी थी इसमें, विद्युत धारा। और विद्युत धारा छोड़ने पर ये क्या हो गया, टूट गया था, H2 अलग हो गया था और O2 अलग हो गया था। अपने को तीन मतलब अभिक्रिया की समीकरण पूछी थी, हमने लिख दी। ठीक है ना, संतुलित कर लेना। Ca1 है, Ca1 है, O3 है, उधर भी O3 है, C1 है, C1 है, Ag इधर 1 है, इधर भी 1 है, Br इधर 1 है, उधर 2 है, तो चलो 2 लगा दो। 2 Br हो गए, 2 Ag भी हो गए, इधर भी 2 लगा दो। H2 यहाँ पर 2 हैं, वहाँ पर भी 2 हैं, O यहाँ पर 1 है, उधर 2 है, तो 2 लगा दो। तो 2 O हो चुके हैं, लेकिन 2 दूनी 4 H भी हो चुके हैं, 2 इसके आगे लगा दो। तो ये था प्रश्न। तो मतलब पहला जो पार्ट है 10वीं क्लास का वो पूरा हो चुका है। अब हम आगे जो करेंगे वो हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जो क्वेश्चन हैं किताब के अंदर बाकी, वो जो क्वेश्चन हैं वो मैंने क्लासों में करवाए हैं, उनमें आप देख सकते हो। और जो क्वेश्चन नहीं करवाए थे क्लास में, उनके मैंने आंसर सहित करवा दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।